नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना यस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पढ़ रहे थे और फंडामेंटल राइट्स में हमने इसका पहला वीडियो देख लिया था जिसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन की बात की थी। आज उसी का हम सेकंड लेक्चर लेके आए हैं जिसमें आज हम ये जानेंगे कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं और उनमें से जो पहला वाला है उसको आज हम एक्सप्लेन करके पूरा पढ़ेंगे। ये सीरीज़ थोड़ा लंबी चलेगी, 3-4 दिन तक चलेगी, तो अपन ऐसे रोज़ एक एक फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते रहेंगे। तो हमने कल क्या जाना? हमने ये जाना कि भारत में मानव के कितने अधिकार होते हैं। हमने पहला जाना कि कौन सा मूल अधिकार होता है जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। दूसरा हमने जाना कि भारत में जो दूसरा अधिकार होता है उसे संवैधानिक अधिकार कहते हैं, जो हमें संविधान द्वारा मिला होता है। तीसरा हमने देखा कानूनी अधिकार, जो संसद ने कानून बना के दिया है हर इंसान को, वो एक तीसरा अधिकार हो गया। और चौथा क्या हमने पढ़ा था? मानवीय अधिकार, जो मानव होने के नाते हमको मिले हुए हैं। ये 4 तरह के देखा था। बाकी आगे वाले 3 हमको नहीं पढ़ना है, ये तो ठीक है मिले हैं, पर हमको सिर्फ पढ़ना है मौलिक अधिकार, है ना, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है। तो आज वही हम चालू कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे संविधान में 6 तरह के फंडामेंटल मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला क्या है? आइए हम ये कहाँ पे है? ये है संविधान के भाग 2 में। कहाँ है? संविधान के भाग 2 में है। और कहाँ पे है? ये है 12 से 35 आर्टिकल के बीच में है। संविधान के भाग 2 में और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं जल्दी जल्दी क्या होता है। फिर आज हम इस पहले वाले को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे भी। पहला क्या है? समानता का अधिकार। पहला क्या है? समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार की बात करता है सब हमारा मौलिक अधिकार। ये कहाँ पे है? 14, 15, 16, 17, 18। अब आप कहेंगे कि ये आपने तो बताया कि 12 से 35 है और 14 से बता रहे हैं, तो बता दें 12 और 13 इन दोनों में क्या लिखा हुआ है? राज्य की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 12 और 13 में क्या बताया गया? राज्य की परिभाषा, कि राज्य होता क्या एक्चुअली में, स्टेट क्या होता है, देश के बारे में पूरा डेफिनेशन बताई गई है। तो 12-13 में क्या होता है? राज्य की परिभाषा बताई गई है। और 14 से चालू होता है क्या? हमारा मौलिक अधिकार चालू होता है। जो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, ये कहाँ है? 14, 15, 16, 17, 18। इसमें आपको बताया जाएगा कि क्या हमारा समानता के बारे में पूरी बातें बताई जाएगी। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम का, कि आप कैसे स्वतंत्र हैं इस देश में, आपके क्या क्या अधिकार हैं, वो सारी बातें कहाँ बताई जाएंगी? जो आपका दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहाँ पे है? ये आपको आर्टिकल नंबर 20 में मिलेगा, 19 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, 21 में मिलेगा और एक और मिलता है 21A में। 19, 20, 21, 21A और 22, ये 4-5 जगह आपको मिलता है। ठीक है, अगला क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा नंबर क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये भी आपको क्या है? आपका फंडामेंटल राइट्स है, कोई आपका शोषण ना कर पाए। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? 23 और 24, ये क्या है? ये मिल गया। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप धार्मिक रूप से कितने स्वतंत्र हैं, आप अपना कोई धर्म मानने के लिए, किसी की उपासना करने के लिए कितना आज़ाद हैं, वो आपको प्रॉपर संविधान मौलिक अधिकार के रूप में आपको देता है। ठीक है, और पाँचवा क्या है? शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, ये भी है। ये कहाँ है? 29 और 30 में है। और अगला क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कहाँ है? 32 नंबर पे है। ठीक है, तो ये 6 हैं। आइए समझते हैं पहला मौलिक अधिकार क्या कहता है। देखिए, पहला मौलिक अधिकार क्या कहता है, उससे पहले हम 2 आर्टिकल और देख लेते हैं, 12 और 13। तो आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 ये कहता है, राज्य की परिभाषा बताता है। जब आप संविधान पढ़ेंगे, संविधान में आपको कम से कम कई जगह पे राज्य शब्द मिलेगा कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य वैसा करेगा, स्टेट क्या है। तो एक्चुअल में स्टेट है क्या? तो 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। 12 के अनुसार राज्य क्या होता है? संसद हो गई, देश में जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे और कितने भी सरकारी अफसर हैं, स्थानीय निकाय हो गया, विधानसभा हो गया, विधानमंडल हो गया, जितने भी जगह हैं जहाँ पे सरकारी काम होता है या फिर नॉन ऑर्डिनरी मतलब बिना सरकारी भी जितनी भी जगह हैं, कहने का मतलब ये है कि देश को ही राज्य कहा गया है। तो ये क्या बताता है 12 नंबर, कि राज्य की परिभाषा क्या होगी, राज्य क्या क्या होगा। हर वो संस्थान जहाँ पे व्यक्ति हैं, काम होता है, चाहे वो सरकारी काम हो, चाहे वो एक लोकल काम हो, वो सभी क्या राज्य ही कहलाएंगे। आपका कॉलेज भी राज्य कहलाएगा। हर वो संस्थान, हर वो जगह, चाहे वो स्थानीय निकाय हो, चाहे वो बड़ी जगह पे, वो राज्य कहलाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है कि संविधान के बनने से पहले अगर ऐसा कोई कानून बना था जो कि हमारे मौलिक अधिकार को सीमित या ख़त्म करता है, तो जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकार को सीमित या ख़त्म करता है, उस सीमा तक उसे अवैध घोषित किया जाएगा, उस सीमा तक वो शून्य हो जाएगा।
मोटा मोटा मतलब ये है कि संविधान को अगर कोई भी चीज़ सीमित करती है, या मौलिक अधिकार को अगर कोई भी चीज़ सीमित करती है, फिर चाहे वो संविधान बनने के पहले का कानून हो या फिर बनने की बाद की हो, अगर कोई भी नियम, कोई भी कानून संविधान के मौलिक अधिकार को सीमित करता है या फिर ख़त्म करता है, तो ऐसा कोई भी नियम, कानून नहीं माना जाएगा, और जिस सीमा तक वो उसको कम करेगा उस सीमा तक उसको शून्य घोषित किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 13 कहता है। ठीक है, आइए हम समझते हैं जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है उसे कहते हैं समानता का अधिकार। ये कहाँ पे है? 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 जगह पे क्या है? ये 5 आर्टिकल मिले क्या बनाते हैं? समानता का अधिकार बनाते हैं। समानता का अधिकार का मतलब क्या है कि आपके प्रति, आपके पास क्या है? समानता का अधिकार है, आपको हर जगह पे इक्वली ट्रीट किया जाएगा। देखते हैं पहला आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि विधि या कानून की समानता। क्या कहता है? विधि या कानून की समानता। देखिए, कानून के सामने हर इंसान बराबर होता है। अगर आप कभी कोर्ट गए होंगे या फिर अपनी मूवियों में देखा होगा, वो जो न्याय की देवी होती है उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। उसका मतलब ये होता है कि कानून के सामने हर इंसान बराबर है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, कलेक्टर हो अपने आप में, कोई बहुत बड़ा जज हो, वकील हो, कोई भी हो, A to Z, कितना बड़ा रसूखदार इंसान हो, कानून के सामने हर इंसान क्या होता है? बराबर होता है। तो यही कह रहा है जो हमारा आर्टिकल 14 है, वो कहता है कि विधि और कानून की समानता, कि हर इंसान के लिए कानून बराबर है, हर इंसान को कानून इक्वली ट्रीट करेगा। किसी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि फला आदमी तो ये उस गांव का चौधरी है तो इसको अलग से ट्रीट किया जाएगा। नहीं, हर इंसान के लिए कानून बराबर है, चाहे वो कितना भी रईस हो, कितना भी अमीर हो, या फिर कितना भी बड़ा पद पे हो, या फिर कितना ही बड़ा वो छोटा हो। मतलब कहने का मतलब कितना ही बड़ा गरीब इंसान हो, सबके लिए कानून बराबर है। ऐसा हमारा आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 15 के अनुसार क्या है, 14 में कुछ उसके अपवाद भी हैं। देखिए, आर्टिकल 14 कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है कि राष्ट्रपति, गवर्नर और राजदूत। हमने क्या बताया? 14 में बताया कि हर इंसान विधि के सामने बराबर होगा, चाहे वो कितना बड़ा भी इंसान हो। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कानून से होकर हटा के रखा गया है। वो इसलिए किया गया ताकि उनके पद की गरिमा बनी रहे। जैसे कि राष्ट्रपति जब अपने पद पर होगा, आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, आप उस पर कोई भी मुकदमा नहीं चला सकते हो। जैसे राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्यों में क्या होता है? गवर्नर होता है। चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, जब वो पद में होंगे उनके खिलाफ आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो, ये उनको छूट दी गई। तो ये क्या है? ये 14 का एक्सेप्शन है। राष्ट्रपति हो गया, गवर्नर, और जो ये डिप्लोमेट होते हैं, जितने भी राजदूत होते हैं, जो दूसरे देशों के राजदूत हमारे देश में होते हैं, आप उन पर कोई भी एक्शन इतना जल्दी नहीं ले सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है 15 पे क्या है? धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान। ये 5 चीज़ें संविधान में साफ साफ लिखी हैं मौलिक अधिकारों में, कि आप इन 5 चीज़ों के बेस पर आप किसी इंसान से भेदभाव नहीं कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि कोई इंसान किस धर्म का है, कोई इंसान किस जाति का है, उसका वंश क्या है, उसका लिंग क्या है, वो महिला है कि पुरुष है, वो किस जगह पे पैदा हुआ है, कि छोटे गांव में पैदा हुआ है कि बड़े शहर में पैदा हुआ है, उसका धर्म क्या, वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, उसका जाति क्या है, वो छोटी कही जाने वाली जातियों में से है कि बड़ी जाति कही जाने वाले में से है, कौन सा लिंग है उसका, वो महिला है, पुरुष है, कोई भी हो, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे आप कुछ भी हो। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या है? बच्चे और महिलाएं। देखिए, जब आप कभी किसी सरकारी बस में जाते हैं या फिर किसी बस में, उसमें एक सीट लिखी होती है कि महिलाओं के लिए रिजर्व है। अगर आप कभी दिल्ली मेट्रो पे, किसी मेट्रो पे जाते हैं, तो मेट्रो में साफ लिखा होता है कि जो मेट्रो के आगे के 2 डब्बे होते हैं वो महिलाओं के लिए क्या होते हैं? रिजर्व होते हैं। तो आप कह सकते हो ना कि ऑप्शन तो उठा सकते हो कि अभी आपने बताया कि लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, पर आपने यहाँ पे ये भी लिखा कि एक्सेप्शन क्या है? बच्चे हैं और महिलाएं हैं। तो संविधान में ये इसका एक्सेप्शन है। इसमें इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि जो राज्य है, राज्य का मतलब जो हमारा देश है, राज्य क्या कर सकता है? बच्चे और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो भी वो भी संरक्षण के अधिकारी होते हैं, और जो हमारे देश की महिलाएं हैं वो भी, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको लिए आप विशेष से प्रबंध कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 क्या एक्सेप्शन है। अगला क्या है? 16 नंबर। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी पदों की समानता। देश में जितने भी सरकारी पद हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं, उसमें हर इंसान के लिए बराबर ही अवसर हैं। चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, चाहे आप जो भी हो, आपको बराबर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप सबके नौकरियां बराबर खुली हुई हैं, आप उसके योग्य बनिए और नौकरी को पाइए। तो संविधान में यह लिखा हुआ कि सरकारी पदों के लिए क्या है? समानता है, कि सरकारी पदें सभी के लिए खुले होते हैं। इसमें क्या है?
इसमें एक विषय बन के आता है बाद में आरक्षण का, तो फिर लोग कह देते हैं कि जब संविधान के आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी सबके लिए बराबर हैं, तो हमें आरक्षण क्यों मिलता है कि कुछ जातियों को कट ऑफ कम होती है, कुछ जातियों की ज़्यादा होती है। वो इसलिए कहा गया है कि संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि जो सरकार है, जो राज्य है, वो राज्य क्या करेगी, SC ST OBC ये जो पिछड़े जातियां हैं, जो इनको जो समाज में इन्होंने जो पिछड़ापन झेला है, इनको और लोगों के बराबर लाने के लिए कुछ सरकार उपबंध बना सकती है, इनके लिए स्पेशल ट्रीट कर सकती है इनको। तो ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है। SC ST और OBC इनके लिए क्या करते हैं, रिजर्वेशन के सहायता से इनको हम समाज में मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, आरक्षण अपने आप में बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है, इस पर मैं अपनी कोई राय नहीं दूंगा। आप लोग सब समझदार हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो आप अपने से ही आरक्षण के बारे में एक अच्छा सा नज़रिया बनाएं और उसके बारे में एक अच्छा सा व्यू तैयार करें अपना। और ये बहुत जिसको मिल रहा है उसके लिए ये फ़ायदा है और जिसको नहीं मिल रहा है उसके लिए नुकसान है। तो ये इसके लिए क्या है, समाज में राय बटी हुई है आरक्षण को लेकर। पर एक समझदार नागरिक का कर्तव्य क्या होता है कि वो उसके पॉजिटिव भी देख पाए, निगेटिव भी देख पाए। तो आपको आरक्षण को लेकर एक सही अपनी नज़र बनानी है, एक सही व्यू बनाना है, एक सही पॉइंट बनाना है। इसके लिए मैं कोई इसमें नहीं अपनी राय दूँगा, क्योंकि ये एक विवाद का विषय है, चर्चा का विषय है, इसके लिए एक लंबा समय चाहिए। ठीक है, तो आरक्षण किसी के तहत आता है, इसी के तहत आता है। अगला क्या है, 17 आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का क्या कर देना है, अंत कर देना है। संविधान का मौलिक अधिकार 17 नंबर ये कहता है कि जब से संविधान लागू हुआ उस तारीख से, उस पल से देश में कोई भी इंसान को छुआछूत नहीं होना है। किसी भी इंसान के साथ छुआछूत आप नहीं कर सकते हो। अगर कोई भी इंसान किसी भी इंसान के साथ उसके जाति के आधार पर उसके साथ छुआछूत का करता है तो उसको संसद के द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार सज़ा दी जाएगी। इसलिए अगर आप अपने आसपास किसी भी इंसान के साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं तो अगर वो चाह ले तो आपके लिए आपके साथ वो केस भी कर सकता है आपके खिलाफ़, और आपको इसके साथ जेल भी जाना पड़ सकता है और इसके साथ आपको बहुत सारा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो संसद का यही कहना है, हमारे संविधान का यही कहना है कि आपको अस्पृश्यता नहीं करनी है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो सदियों से, जिन्हें छोटी कास्ट कहा जाता है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ, भगवान के बनाया हुआ हर इंसान बराबर है, पर ऐसा कहा जाता है। उनको समाज ने इतना परेशान किया, इतना प्रताड़ित किया कि उनको छोटा बना दिया गया, उनसे छुआछूत करने लगे कि उनको छूना नहीं है। उनके साथ कितना एक तंज झेला गया, पूरे समाज ने इतना उनको परेशान किया। कह सकते हैं कि जो एक ये समाज का एक कैंसर था छुआछूत, जिसको हमारे संविधान ने ख़त्म किया। इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया इनको कि इनको संविधान के तहत ये छूट मिली। अब जाके इनके पास ये अधिकार है कि इनके साथ कोई भी छुआछूत नहीं कर सकता है। पर आज भी गांव में अगर आप चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिखता है छुआछूत। छोटे शहरों में थोड़ा कम है और बड़े शहरों में थोड़ा सा ख़त्म होने के कगार पे है, पर आज भी ठीक ठाक मात्रा में छुआछूत देखने को मिलता है। पर ये बहुत बड़ा अपराध है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्या है, 8वां नंबर। 8वां नंबर है उपाधियों का अंत। अब उपाधियों क्या है, जैसे कुछ लोग क्या है अपने नाम का टाइटल लगाते हैं। जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे क्या था कि जो अंग्रेज़ों के नियर डियर थे, जो उनके करीबी थे, उनको क्या किया गया था, किसी को राय बहादुर का टाइटल दे दिया गया, किसी को बहादुर शाह, किसी को राजा, किसी को सर। तो ये जो टाइटल हुआ करते थे ना, ये क्या करते थे, स्पेशल ट्रीट करवाते थे। और जिनको ये टाइटल मिला करता था उन्हें लगता था कि मैं तो भगवान ही बन गया, तो वो अदर लोगों से क्या करते थे, थोड़ा सा एक अमानवीय व्यवहार करते थे। तो जब संविधान बना हमारा, तो संविधान निर्माताओं ने ऐसा प्रावधान किया कि आज के बाद कोई भी देश में टाइटल नहीं रखेगा, किसी के सामने आप कोई भी टाइटल देखा नहीं पाओगे। पर इसके कुछ एक्सेप्शन है, आइए देखते हैं क्या है। पहला क्या है, सेना और शिक्षा और सम्मान। सम्मान का मतलब जितने भी हमारे सम्मान मिलते हैं, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, तो ऐसा कोई भी सम्मान जो आपको मिलेगा उसको आप रख तो सकते हो, पर आप उसको अपने नाम के साथ यूज नहीं कर सकते हो। कि जैसे तेंदुलकर साहब को मिला हुआ है भारत रत्न, तो वो कल से क्या लिखे अपना कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा वो नहीं लिख सकते हैं। अगर वो ऐसा लिखेंगे तो आगे चल के उनका जो सम्मान है, जो भारत रत्न है, उसको वापस ले लिया जा सकता है। आप मतलब यहाँ से ऐसा हो जा सकता है। इसलिए आप पा तो सकते हो पर आप लगा नहीं सकते हो। दूसरा क्या है,
शिक्षा के तहत अगर आप आपको अवार्ड मिला है, कोई आपको उपाधि मिली है, जैसे मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक किया, तो जो मुझे उपाधि मिली एज ए इंजीनियर की, तो मैं वो लगा सकता हूँ इंजीनियर रवि कुशवाहा। अगर किसी इंसान ने MBBS किया हुआ है तो वो भी क्या लगा सकता है, डॉक्टर फला फला फला। तो अगर आपको शिक्षा के थ्रू कोई उपाधि मिली है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, है ना, ये एक्सेप्शन है। और तीसरा क्या है, सम्मान। सेना में, जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान सेना में है, किसी चाहे वो एयरफोर्स में हो, नेवी में हो या फिर आर्मी में हो, कहीं भी है, अगर उसे कोई सम्मान मिलता है, अगर उसे कोई परम चक्र मिलता है, वीर चक्र मिलता है, शौर्य चक्र मिलता है, तो ऐसा वो सम्मान लगा सकता है। जैसे ब्रिगेडियर हो गया, मार्शल हो गया, ऐसे कुछ भी जो भी उनके टाइटल मिलते हैं वो लगा सकते हैं। ये एक्सेप्शन है कि सेना के लोग और शिक्षा से जो मिला हुआ है हमें और जो सम्मान है, ये सब चीज़ें क्या हैं, हम लगा सकते हैं अपने टाइटल में। बाकी इसके अलावा कोई भी इंसान ना टाइटल लगा सकता है, ना ही कोई ऐसी उपाधि उसको दी जा सकती है। और कोई भी इंसान विदेश से भी कोई उपाधि नहीं ले सकता है। अगर उसको विदेश से कोई सम्मान लेना है, कोई उपाधि लेनी है, तो पहले राष्ट्रपति से क्या करना पड़ेगा, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना, तब जाके तो हमारे देश में क्या है, उपाधियों का अंत किया गया है। तो इस पर हम कीवर्ड से देख लेते हैं, समझ जाएंगे। इसमें क्या है, 14 में एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। 14 में क्या बोला गया, विधि और कानून की समानता है। 15 में बोला गया है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 में कहा गया है कि सरकारी पदों पे क्या है, समानता दी गई है। 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया जाता है आज से। और 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। तो यही क्या है, समानता का अधिकार है ना। तो यही आज का हमारी क्लास बस इतनी है। आज हम इसने हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनमें से हमने आज पहला पढ़ लिया है, अगली क्लास में हम दूसरा पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा मज़ा आया होगा इसको समझने में और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जल्दी मिले। और हमारे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ें और यूट्यूब का हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।